गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है विज्ञान। इसके पहले हम लोगों ने प्रदूषण टॉपिक के अंतर्गत वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। वायु प्रदूषण प्रदूषण के अनेक प्रकार, जिसमें से हमने वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जानकारी ले ली है। आज हम लोग, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि यह जल प्रदूषण से संबंधित टॉपिक होगा। प्रदूषण के अनेक प्रकार में एक प्रकार जल प्रदूषण भी है, और जितने भी प्रदूषण के बारे में मैंने बताया है, सभी एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हैं। अर्थात जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण भी हो सकता है। जैसा कल हम लोगों ने देखा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अर्थात जो भी वाष्प रूप में पानी उड़ करके जाता है जिससे बादल बनता है, उसमें वायु प्रदूषण के कारण कुछ एसिडिक चीजें जो मिक्स होती हैं कंपनी कारखानों के धुएं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। अब अम्लीय वर्षा के कारण जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई न कोई लिंक इस प्रदूषण के बीच एक दूसरे से है। अब यहाँ पर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह किसी तीर्थ स्थल का, किसी नदी के किनारे के घाट का दृश्य है, जहाँ पर ढेर सारी चीजें, कपड़े और बाकी के ढेर सारी वस्तुएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो जल में डाली गई हैं, छोड़ी गई हैं, जिसकी वजह से इस नदी का पानी दूषित हुआ है। नदी का पानी दूषित होने की दूसरी वजह, यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और अन्य क्रियाएं कर रहे हैं, जिसके कारण यह पानी पीने के लायक नहीं बचा है। चारों तरफ गंदगी दिखाई दे रही है। दूसरा चित्र है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, किसी कंपनी कारखाने का काला पानी, दूषित पानी यहाँ पर इस जलाशय में, यह नदी का भी किनारा हो सकता है या कोई जलकुंड भी हो सकता है, जिसमें छोड़ा गया है, जिसके कारण यह पानी भी पूरी तरह से काला हो चुका है, गंदा हो चुका है, जिसमें जलीय जीवों का जीना संभव नहीं है। यह जल प्रदूषण का एक और उदाहरण। यहाँ पर हम देखते हैं, इस जलाशय में भी, नदी है या समुद्र का किनारा कोई भी, जिसमें अनेक तरह की गंदगी को छोड़ा गया है, कचरे को फेंका गया है। और यह दृश्य बहुत ही आम है। मुंबई में हम सब देखते हैं, ज्यादातर कई स्थानों पर जो मूर्ति का विसर्जन होता है, तो अगर ये मिट्टी जिससे मूर्ति बनाई गई है, अगर अच्छे क्वालिटी की है, तो यह इस पानी के साथ मिल जाएगी। लेकिन अगर यही मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, कलर हैं, इसका इस्तेमाल किया गया है, तो इसके अंदर का पानी भी पूरी तरह से दूषित हो जाएगा। अब इन सब चित्रों को देखने के बाद हमें ज्ञात होता है कि यह जल प्रदूषण से संबंधित टॉपिक है। अब हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं आगे। अब जल प्रदूषण, उपयोग में लाए जाने वाला योग्य पानी हमें कौन कौन से जल स्रोतों से प्राप्त होता है। अब जल स्रोत हमारे अगल बगल, हम सब तो सोचते हैं कि हमारे यहाँ नल से पानी आता है, किंतु उस नल में पानी कहाँ से आता होगा। कहीं पर नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, उस पानी को रोका गया है, और फिर उसे फिल्टर करके बड़ी टंकियों में भर करके हम तक सप्लाई किया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। दूसरा झील है। गांव में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जलाशय हैं, जलकुंड है, वहां से हमें पानी प्राप्त होता है। कुएं से पानी प्राप्त होता है। हैंडपंप से भी, जो जमीन के नीचे जो जल स्रोत है, जो जमा हुआ पानी है, उसको भी हम निकाल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। अब पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? स्नान के लिए, दैनिक जीवन में जो भी काम होते हैं, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, खाना पकाने, इस तरह के दैनंदिन जीवन में भी इसका उपयोग होता है। और दूसरा उपयोग कंपनी कारखानों में। अब यहाँ पर दिया है, पृथ्वी पर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पानी है? पृथ्वी पर 71% पानी है, जिसमें से पीने योग्य सिर्फ 1% है। बाकी का जो 3% पानी, जलाशय 71% है, किंतु ज्यादातर जो जमीन
जो व्याप्त है पानी की जो मात्रा है वह समुद्र में खारा पानी है, और पीने योग्य सिर्फ 1% पानी है जिसका हम पीने के लिए उपयोग करते हैं। उसमें भी बहुत सा जो पानी है बर्फ के रूप में, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जमा हुआ है। इस तरह से हिमालय पर्वत पर भी बर्फ जमी है, बर्फ के रूप में सॉलिड स्टेट में है। किन किन कारणों से जल का प्रदूषण होता है? हमने देखा जल प्रदूषण का ढेर सारा कारण है, इसके पहले भी चित्र में देखा। मनुष्य उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कंपनी कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, उसके अंदर जो जलाशय जल कुंड है उसमें जानवरों को धोना, गाड़ियों को धोना या स्नान करना, साबुन का पानी या सर्फ का पानी जो कपड़े धोते हैं, उसकी वजह से भी जल प्रदूषण होता है। जल ही जीवन है ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल के बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी, जैसे अस्वच्छ विषैला होता है जब उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम कब होगी? इसके ऊपर कोई जलकुंभी या जलीय वनस्पतियां पूरी तरह से ऊपर छा गई तो नीचे सजीव जी नहीं सकते, मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, बाहर से धूप नहीं मिलती। दूसरा कारण, जो दूषित पानी कंपनी कारखानों का उसमें छोड़ा जा रहा है, अस्वच्छ पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पानी के अंदर की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो सजीवों को हानि पहुंचाती है। संसर्गजन्य रोगों का, अन्य संक्रामक रोगों का फैलाव होता है, तब जल जल प्रदूषण हुआ है ऐसा कहते हैं। जब ढेर सारे लोग एक साथ बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, किसी बीमारी का प्रकोप होता है, कॉलेरा, डायरिया, हैजा, इस तरह की बीमारी, तब हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जल प्रदूषण है। या कोई पाइपलाइन जो कनेक्ट है हमारे घर तक, उसके अंदर किसी तरह का दूषित पानी जा रहा है, जिसके कारण अनेक संक्रामक रोग हो सकते हैं, एक साथ कई लोग बीमार पड़ सकते हैं। मीठे अथवा समुद्री जल के प्रदूषण में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों का समावेश होता है। भौतिक, रासायनिक, जैविक, इस तरह के अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। जल प्रदूषक, पोल्यूटेंट्स जिसको कहते हैं, जल प्रदूषक क्या होते हैं? जो पानी को प्रदूषित करे वही है जल प्रदूषक। अब पानी को प्रदूषित करने वाली चीजें कौन कौन सी हो सकती है? यहाँ पर हम देखते हैं जैविक जल प्रदूषक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव, इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता। इन जैविक अशुद्धियों के कारण रोग फैलते हैं, अनेक रोग फैल सकते हैं, जैसे शैवाल जो हरे रंग की काई बरसात के दिनों में हमें दिखाई देती है। अनेक जीवाणु ऐसे, अनेक विषाणु हैं। परपोषी जीव जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, ऐसे अनेक जीव जो पानी के साथ मिक्स होते हैं या पानी में जीवित होते हैं, जिसके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता, और अनेक अशुद्धियों के कारण, इन अशुद्धियों के कारण अनेक रोग फैलते हैं। असेंद्रिय जल प्रदूषक, सूक्ष्म रेत, धूल कण, मिट्टी के कण, ऐसे तैरने वाले पदार्थ, क्षारों के अवशेष, आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, पारा, इनके यौगिकों और रेडियोधर्मी पदार्थों के अवशेष, जो कंपनी कारखाने से भी ढेर सारे ऐसे अवशेष निकलते हैं, जिसे जमीन में डंप कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जो फिर जमीन के नीचे का जो पानी है, जल स्तर, भूजल, उसको खराब करने का काम करता है। सीसा, पारा जैसी चीजें, और जो बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको फेंक देते हैं, कैडमियम, उन सब की वजह से भी ये सब जहरीली वस्तुएं हैं जो पानी के साथ मिक्स होकर के पानी को दूषित करती है। अब सेंद्रीय जल प्रदूषक क्या है? तणनाशक, कीटनाशक, खाद, उर्वरक, मैला युक्त जल, उसी प्रकार कारखानों के उत्सर्जक आदि। अब जिसमें अनेक कीटनाशक, रासायनिक खादों का हम इस्तेमाल करते हैं अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो इसके लिए, जिसकी वजह से भी जल प्रदूषण, पानी के स्रोत में वो सब चीजें मिलती है, जिससे जल प्रदूषण होता है, पानी जहरीला हो जाता है। अब जल प्रदूषण के कारण दिए गए, एक प्राकृतिक कारण, और उसके क्या क्या दुष्परिणाम है, और मानव निर्मित कारण, और उसके क्या परिणाम हम पर होते हैं। जल पर्णी, हाइड्रोफाइल में वृद्धि। जल पर्णी एक तरह का पौधा है हरे रंग का, जो पूरी तरह से तालाबों में या जो बड़े जल के स्रोत हैं उसमें पूरी तरह से वह छा जाता है, अर्थात बहुत सारे पेड़ उसके अंदर आ जाते हैं, जिससे
सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं जा सकती, प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, पानी का प्राकृतिक गुणधर्म बदलता है, जो जलीय जीव है उसमें जी नहीं पाते। पदार्थों का सड़ना, संदूषित होना, प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने के एवं संदूषण के कारण ढेर सारे जो जीव होते हैं उसके अंदर मरते हैं, या हम अनेक पदार्थ उसमें फेंकते हैं जिसके कारण प्राणियों और वनस्पतियों के जो अवशेष है उसमें सड़ते हैं, उसके सड़ने के कारण भी जल प्रदूषण होता है। तलछट अवसाद के कारण, नदी के पानी के प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण, कभी कभी नदियां अपना पात्र, अपना किनारा बदलती है या उसका प्रवाह बदलता है, जिसके कारण जो तलछट है, जो नीचे बॉटम का जो भाग है, उसकी वजह से भी पानी जो उसके साथ मिक्स होता है, डिसॉल्व होता है, वह पानी दूषित होता है। मिट्टी का क्षरण, मिट्टी का क्षरण होने के कारण अनेक जैविक और अजैविक घटक विकसित होते हैं। हम देखते हैं बारिश के टाइम पानी मटमैला हो जाता है, कभी कभी मटमैला पानी भी घर पर सप्लाई होता है। कुछ कारणों की वजह से जो मिट्टी का जो क्षरण होता है बरसात में, वह पानी के साथ मिक्स होता है, जिसमें अनेक जैविक और अजैविक घटक उस पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं। कवक, पानी में सड़ने वाले सेंद्रीय पदार्थों पर फफूंदी और जीवाणु की वृद्धि। कवक का उदाहरण पहले भी दिया है मैंने, जो फंगस, जो मृतोपजीवी है। हम बरसात के दिनों में जिस चमड़े की वस्तुओं पर ग्रीन कलर का या ब्रेड हमने रख दिया 2-4 दिन, तो उसके ऊपर फफूंदी पड़ जाती है। इस तरह जो कवक है, पानी में सड़ने के कारण भी जल प्रदूषण। शैवाल की अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण पानी अस्वच्छ होता है। शैवाल हरे रंग का होता है। अब इस मौसम में, बरसात के मौसम में दिखाई देता है, और शैवाल की अगर वृद्धि अधिक हुई तो भी पानी दूषित होता है। कृमि, मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि वर्षा के जल में प्रवाहित होते हैं। कृमि छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, जो हमारे शरीर में भी जाकर के हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि, और वह जब पानी के साथ वर्षा के पानी में मिक्स होकर के जाते हैं तो पानी को दूषित करते हैं। यह सब हुए प्राकृतिक कारण, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण और उसके परिणाम। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण के मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण क्या हो सकते हैं, उसका क्या दुष्परिणाम है? निवासी क्षेत्रों का संदूषित पानी, गांव का, शहरों का संदूषित पानी मैला नदी के बहते पानी में, जलाशय में छोड़ा जाता है। गांव का, शहरों का जो पानी है, जो दूषित पानी है, गंदा पानी है, उसको किसी जल स्रोत में अगर हमने छोड़ दिया तो पानी प्रदूषित होता है। औद्योगिक संदूषित पानी, जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज जैसे कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चर्मोद्योग और दुग्ध प्रक्रिया जैसे उद्योगों से रंग विरंजक रसायन ब्लीचिंग पाउडर की तरह जो भी विरंजक रसायन, चमड़ों के टुकड़े, तंतु, पारा, सीसा इत्यादि पानी में छोड़ दिए जाते हैं। ये सब औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, पानी के साथ मिक्स होती है। अगर उस पर कोई क्रिया अभिक्रिया न की जाए और वैसे ही पानी को कंपनी में से छोड़ दिया जाए, दूषित पानी को, तो पानी दूषित होता है। खनिज तेल रिसाव, यातायात के समय तेल का गिरना। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था, एक छोटा सा द्वीप सिंगापुर या कहीं का दिखाया था कि वहां पर जो एक मालवाहु विमान जा रहा था, जिसका तेल पूरी तरह से रिसना शुरू हो गया और हजारों टन तेल उस पानी में, समुद्र में मिल गया। वहां के नागरिकों ने भी, सभी ने मेहनत करके उसे स्वच्छ करने की कोशिश की, और किसी द्वीप का था, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही समाचार में आया था, जिसमें हम लोगों ने देखा पूरा पानी काला हो चुका था, ऊपर की परत जो समुद्र के ऊपर की थी पूरी तरह से काली हुई हो गई थी। भारतीय विमान जो वहां पर सेवा में थे, उन लोगों ने भी जाकर के उसे सफाई करने का काम किया। सभी लोगों ने मिल करके, वहां के जो पब्लिक थी उन लोगों ने भी साफ करने का काम किया। किंतु इस तरह से जो तेल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, कई लाखों लीटर तेल अगर किसी तरह से रिसाव हुआ तो वो समुद्र का जो जहाज होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको ले जाते हैं, वह अगर किसी तरह से ब्रेक हुआ, टूटा, तो समुद्र के अंदर तेल मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। खाद और कीटाणुनाशकों का उपयोग, अत्यधिक खाद का, रासायनिक खादों का और कीटाणुनाशक, सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट होता है।
किसान ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ज़्यादा उत्पादन हो खेती से, इसके लिए इन कीटनाशकों और खाद का उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद फास्फेट युक्त और नाइट्रोजन युक्त खाद के कारण एड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट युक्त कीटनाशक आदि पानी के साथ बहकर प्रवाह को मिलते हैं। अन्य कारण क्या हो सकते हैं? नदी के पानी में मलमूत्र विसर्जित करना, कपड़े धोना, अंबाड़ी, रामबास, अगैव पानी में सड़ाना आदि के कारण पानी दूषित होता है। अस्थि विसर्जन और निर्माल्य पानी में डालना, औष्णिक विद्युत केंद्र से संदूषित पानी उत्सर्जित करना। जो एटॉमिक सेंटर्स हैं, विद्युत जहाँ पर एटॉमिक फ्यूजन से विद्युत बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उस स्थान से जो पानी निकलता है, गंदा पानी, उसकी वजह से नदी के पानी में मलमूत्र विसर्जित करना। और दूसरा कारण जो अ, अनेक उत्सव त्योहार आते हैं, उसके बाद जो निर्माल्य बचा, हार फूल बाकी की सब चीजें जो फेंकते हैं, उसके कारण भी पानी दूषित होता है। यह सब थे मानव निर्मित कारण। अब उसके परिणाम क्या है? जल प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? मनुष्य पर क्या होता है? प्रदूषित पानी के कारण अतिसार, पेचिश, पीलिया, विषम ज्वर, त्वचा रोग, नारू, पाचन संस्थान के विकार होते हैं। अनेक डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है वो। जुलाब बहुत ज्यादा होना, पीलिया, जॉन्डिस जैसी बीमारी, और बहुत से लोग इसकी वजह से मर भी जाते हैं। विषम ज्वर होता है, त्वचा स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी होती है। तो अनेक बीमारियां जल प्रदूषण के कारण होती है। यकृत, मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार, अस्थि व्यंग, उच्च रक्तदाब के विकार, हाई ब्लड प्रेशर, यकृत लीवर से संबंधित, मूत्राशय, यूरिनरी इन्फेक्शन, और फिर अस्थि व्यंग, हड्डियां टेढ़ी हो सकती है। परिसंस्था पर होने वाले परिणाम: वनस्पति के वृद्धि में रुकावट आती है, वनस्पति प्रजातियों का नाश होता है, पानी में लवण अर्थात क्षार की मात्रा, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, वनस्पतियों की वृद्धि रुक जाती है। अनेक वनस्पति जो प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई। पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जल परिसंस्था का संतुलन बिगड़ जाता है, जलचरों की मृत्यु, हम देख रहे हैं यहाँ पर अनेक जो जलचर हैं, उनकी मृत्यु होती है, मर जाते हैं ढेर सारे जलीय जो जीव हैं। समुद्री पक्षियों पर भी इसका परिणाम होता है। जो समुद्र में अनेक पक्षी जैसे फ्लामिंगो जैसे पक्षी हैं, वो सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, समुद्र के मार्ग से जाते हैं, उन पर भी अनेक दुष्परिणाम होते हैं। और अन्य परिणाम क्या हो सकते हैं? पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन, पानी का रंग और स्वाद बदलता है, पानी के उपयुक्त जीव जंतु नष्ट होते हैं, मिट्टी की उर्वरकता का परिणाम होता है, और फिर फसलों में विषैले तत्व समाविष्ट होते हैं। मिट्टी की उर्वरकता जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी कम होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। अनेक जीव जंतु पानी में जो यूजफुल है, हमारे हित के लिए है, वो सब पानी का रंग बदल जाना, उसका स्वाद बदल जाना, उसके भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन, और फसलों में भी अनेक विषैले तत्व समाविष्ट होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जल प्रदूषण के बाद मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी का क्षरण क्या होता है। मिट्टी का क्षरण अगर देखना है तो ये बरसात के मौसम में हम देखते हैं, पानी मटमैला हो जाता है। पानी मटमैला मिट्टी के रंग का होने का कारण ये कि मिट्टी का क्षरण होना, मिट्टी जो ऊपर का सॉफ्ट सॉइल है, कोमल अच्छी मिट्टी है, वह पानी के साथ डिजॉल्व होकर के बह जाती है, उसे मिट्टी का क्षरण कहते हैं। और भी अनेक कारण है मिट्टी के क्षरण के, जैसे पेड़ पौधे कम होना, मिट्टी के जो पेड़ पौधे हैं, उसको पकड़ के रखने का काम, मिट्टी को पकड़ के रखने का काम पेड़ करते हैं, उसकी जड़ें करती हैं मजबूती से। अगर पेड़ काट दिए गए तो मिट्टी का क्षरण बड़ी ही तेज तरीके से होता है। हवा भी उसका एक कारण है, हवा उड़ा ले जाती है जो सॉफ्ट सॉइल है, ऊपर का लेयर है, आंधी के माध्यम से, तूफान जब आता है तब। मृदा की उपजाऊता कम होने के अनेक कारण हो सकते हैं। अत्यधिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी उर्वरक जो क्षमता है मिट्टी की उसको कम करती है, या कीटनाशकों के प्रयोग से भी। पृथ्वी पर जमीन के कुल विस्तृत भाग में से कुछ भाग बर्फाच्छादित है, कुछ भाग मरुस्थलीय है, तो कुछ भाग पर्वत और पहाड़ों द्वारा घिरा है। मनुष्य के उपयोग के लिए उपयोगी जमीन बहुत ही कम है। हम देखते हैं कि लगभग 29% भाग
जमीन है 71% पानी से व्याप्त है, किंतु ज्यादातर जो भाग है वह बर्फाच्छादित है। हमने देखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो पोलर रीजन है वह पूरी तरह से बर्फाच्छादित है। बर्फाच्छादित अर्थात क्या है? बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्फ में तो कोई रह नहीं सकता। माइनस में कई डिग्री माइनस में तापमान होता है। कुछ भाग मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय अर्थात चारों तरफ रेत है। रेत की वजह से वहां पर कोई चीज वनस्पति कोई उगा नहीं सकते हम। और कुछ भाग पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ों से घिरा हुआ, अर्थात उपयोगी जमीन बहुत ही कम बची है। मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी होती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ, ऐसा कहते हैं। इसे ही मृदा प्रदूषण अर्थात जो उसकी फर्टिलिटी उसको कम हुआ, चाहे कारण जो भी हो, मनुष्य का हस्तक्षेप उसके कारण, क्योंकि हम रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं या उसमें प्लास्टिक जैसी चीजें डालना, इन सब के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। अब घरेलू अनुपयोगी पदार्थ, जैविक अनुपयोगी पदार्थ, खेती के अपशिष्ट, इनके प्रत्येक के 5 उदाहरण हम बता सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की चीजें हैं, बैटरी है, इन सब चीजों के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। गीला कचरा, सूखा कचरा, ये भी हम लोगों ने देखा है। ड्राई गार्बेज और वेट गार्बेज जैसी जो संकल्पना है, अब हमारे यहाँ मुंबई में भी 2 अलग अलग गार्बेज बिन रखे जाते हैं, डस्टबिन रखे जाते हैं। एक में गीला कचरा डाला जाता है, दूसरे में सूखा। सूखा कचरा अर्थात जो भी प्लास्टिक, पेपर, ये सब बैटरी, इन सब चीजों का जो वेस्ट है उसको उसमें डालते हैं। और गीला कचरा में खाने पीने की वस्तुएं, जो वेस्ट है, जो छिलके हैं, इसके फलों के जो छिलके हैं, उसके साथ जो भी सब्जियां हम घर पर लाते हैं, उसके जो अवशिष्ट जो बचता है, उन सब चीजों को उसमें डालना, वह गीला कचरा। मृदा प्रदूषण के परिणाम क्या है? कारखानों का क्षार युक्त, अम्ल युक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ होती है। जो भी कारखाने से क्षार युक्त, जिसके अंदर नमक की मात्रा, केमिकल्स है, अम्ल है, एसिड्स है, मिट्टी में मिलते हैं और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता कम होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलों, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में से प्रवास करते हैं। अनेक जिससे रेडिएशन होता है, ऐसे पदार्थ अगर जमीन के अंदर डंप किए गए, तो प्रदूषक मिट्टी में फसलों के माध्यम से फिर हमारे शरीर में आते हैं और उसके ढेर सारे दुष्परिणाम मनुष्य पर हो रहे हैं। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। कारण विषैले पदार्थ मृदा में से नजदीक के जल स्रोत अथवा रिसकर, पर्कुलेट बोलते हैं, भूगर्भ जल में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार जीवाणु के कारण विविध रोगों का प्रसार होता है। हम देखते हैं कि कंपनी कारखानों में से ढेर सारी चीजें जो डंप की जाती है, जमीन में रासायनिक चीजों को गाड़ा जाता है, अब वो चीजें धीरे धीरे पानी में रिस करके फिर जो जल स्रोत है, कुएं हैं, उसमें चले जाते हैं, जलाशयों में चले जाते हैं, रिश्ते रिश्ते पानी के साथ मिक्स हो गए और फिर जल स्रोत पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जिसके कारण इन मिट्टी का क्षरण हो रहा है। जो पहाड़ है छोटे होते जा रहे हैं, ऊपर की जो अच्छी मिट्टी है वह बहती चली जा रही है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बाढ़ के कारण या अत्यधिक वर्षा के कारण ये मिट्टी का क्षरण दिखाई दे रहा है। और देखते हैं यहाँ पर पहाड़ों को काट करके किस तरह से लेवल कर रहे हैं, मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं खेती के लिए, जिसके कारण भी भूक्षरण होता है। और यहाँ पर भी कटाव हुआ है ढेर सारा, अतिवृष्टि के कारण और जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण। अब मृदा प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके वो उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण होता है और बाद में वह सड़ता है, विलयन होता है, जिससे उसमें हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है, उसमें कृमि तैयार होते हैं और वे बहते पानी में मिलकर पानी का प्रदूषण होता है। अब हम देखते हैं कि पहले मृदा प्रदूषण हुआ यहाँ पर, जो गीला कचरा था, हमने उसको खाद में रूपांतरित न करते हुए, किसी तरह का प्रोसेस न करते हुए, उसे हमने क्या किया, मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी में वह सड़ा। उसकी वजह से जो उस अनेक हानिकारक जीवों, उस जीवाणुओं की वृद्धि होती है, तो बहते हुए पानी में मिक्स होते हैं और उसके कारण पानी का प्रदूषण, जल का प्रदूषण होता है।
कृषि के कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का, तृणनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। कीटनाशक और तृणनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर उस फव्वारे के कारण वे रसायन हवा में मिलते हैं और वायु प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर वे रसायन पानी में मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण का एक कारण जो कीटनाशक है, जो खाद है, रासायनिक उर्वरक है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और उन उसके इस्तेमाल की वजह से जल प्रदूषण के साथ-साथ हवा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तीनों तरह का पानी के स्रोत में मिल कर के ज़मीन में गया तो जल प्रदूषण हुआ। मिट्टी में मिक्स हुआ, मिट्टी खराब हुई, मृदा प्रदूषण हुआ और वह हवा के माध्यम से लोगों तक गया, श्वसन संस्थान को भी हमारे डैमेज कर सकता है। इस तरह से वायु प्रदूषण, तो तीनों तरह का प्रदूषण कीटनाशक के कारण हो रहा है। मानवीय मलमूत्र, जानवर, पक्षी, इनकी विष्ठा मिट्टी में मिलने के कारण मृदा प्रदूषण होता है। यह गंदगी उस स्थान पर जैसे कि वैसे रहने पर इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं और दुर्गंध फैलती है, गैसें हवा में मिलती है और वायु प्रदूषण होता है। यही गंदगी यदि पानी में मिलती तो जल प्रदूषण होता है। हम देखते हैं अनेक जानवर हैं, जानवर जो अ, उनके जो विष्ठा है, मैला है, पक्षियों का मैला है, वह पानी के साथ डिज़ॉल्व होगा। जहाँ पर ज़मीन पे गिरी है, वहाँ पर से जो गैसें निकलेगी तो वायु प्रदूषण हुआ, मीथेन जैसी गैस निकलती है उसमें से। दुर्गंध तो फैलती है, प्लस जो गैस निकलती है वह हानिकारक होती है। उसके बाद वह मिट्टी में मिलती है, तो अगर उसके अंदर अनेक कृमि जैसे जीव-जंतु कुछ है, उसकी वजह से मृदा प्रदूषण हुआ, फिर अगर वही पानी के साथ मिक्स होता है तो जल प्रदूषण। इस तरह से हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्ट है एक दूसरा के कारण बन सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रक और नियमन, उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए। अब कौन-कौन से कानून है? जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1974, हवा प्रदूषण प्रतिबंध 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये सब ऐसे कानून है जो इस समय बने थे 1974 में, 1981, 1986 में, जिसके कारण जो भी व्यक्ति प्रदूषण फैला रहा है, उसे दंडित करने का प्रावधान है। जैव वैद्यकीय कूड़ा, अब जैव वैद्यकीय कूड़ा क्या है? अब जो भी डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल्स में ढेर सारी चीजें जो पट्टियाँ निकलती हैं, सिरिंज निकलता है, वो सब चीजें कष्टकर होती है, उसको हम ऐसे जगह पर डंप करें, ऐसे जगह पर उसको डिज़ॉल्व करें, जिसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना हो। ठोस कचरा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, इन सभी के विषय में विविध नियम और कानून अस्तित्व में है। कारखानों, औद्योगिक वसाहतों, महानगर पालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों इत्यादि संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नियमों का पालन होता है या नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल और केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्थाओं, अनेक शासकीय संस्थाएं जो इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य करती है, अर्थात निगरानी रखने का कार्य, देखभाल करने का कार्य, कि कोई कंपनी की वजह से ज्यादा कूड़ा कचरा या जो धोखादायक किरणें हैं उसका उत्सर्ग तो नहीं हो रहा है, ठोस कचरे का सही तरीके से निपटारा हो रहा है या नहीं, या कहीं ध्वनि प्रदूषण तो अधिक नहीं हो रहा है, कंपनी कारखानों से निकलने वाला आवाज लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। इस तरह से अनेक कानून बनाए गए हैं और उस कानून का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं, इसके लिए अनेक नियामक मंडल निगरानी के लिए बनाए गए। यहाँ पर हम देखते हैं जो बैटरियाँ हैं, कैडमियम बैटरी, लिथियम बैटरी, ये सब अगर सॉइल में मिलती है, मिट्टी में मिलती है, तो जल प्रदूषण के साथ-साथ मृदा प्रदूषण भी होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक टीवी जो पुराने समय का था, अब पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब इसका उपयोग नहीं करते लोग, एलईडी, एलसीडी जैसे टीवी आ गए हैं। तो ये जो कचरा है, ये अभी आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा यह कार्य कर रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, इस तरह की 2 कचरे की पेटियाँ हैं, जिसके अंदर हम गीला कचरा डाल सकते हैं, इसमें सूखा कचरा। ये जैव जो अनेक बायोमेडिकल चीज़ें हैं, जो हॉस्पिटल से सिरिंजेस, दवाई या बाकी की चीज़ें निकलती हैं, उसके लिए अलग से डब्बा है और इसका निपटारा करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से, प्रशासन की ओर से गाड़ी आती है,
जो खुले में नहीं फेंका जा सकता, जिसमें बैंडेज, सिरिंजेस जो हानिकारक हो सकते हैं हमारे लिए। तो इसका निपटारा करने के लिए, इसे डिसॉल्व करने के लिए अलग से व्यवस्था प्रशासन करता है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।